noble gases are stable. अभी तक जो हम 118 एलिमेंट्स जानते हैं उसमें सिर्फ नोबल गैसेस खुद से स्टेबल होते हैं। और नोबल गैसेस कौन कौन? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon. Okay, so they are stable by themselves. अब कहानी क्या होती है कि स्टेबल क्यों है? तो कौशल और लुईस ने बहुत क्लोजली इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा। ओके, तो दैट कॉन्सेप्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड और देखा भी था हम लोगों ने। कौशल लुईस realized that octet in the valence cell is the basis of stability. बोलने का मतलब क्या है? बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट है किसी भी एटम का तो वो स्टेबल होगा। यदि लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो चीज स्टेबल रहेगा। गॉट इट? और एक हीलियम के केस में से और एक रूल आया, ड्यूप्लेट रूल जो था, एक और रूल थी साथ में, ड्यूप्लेट रूल, जो ये बोलता था कि यदि लास्ट घर में 2 इलेक्ट्रॉन है तभी दैट इज द साइट ऑफ स्टेबिलिटी। तो वो सारे आपको मालूम है। और यदि इन सिंपल स्टेप्स हम बात करें, यदि सिंपल वर्ड्स में बात करें, तो हर एलिमेंट अपने सबसे सामने वाला नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है। एवरी एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है, सब अपने सबसे सामने वाले नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है। एवरी एलिमेंट wants to achieve the configuration of nearest noble gas. अब सभी को मालूम है कि नोबल गैस जो होता है क्या होता है? स्टेबल होता है। नोबल गैस स्टेबल होता है। तो सारे एलिमेंट्स स्टेबल होने के लिए क्या करता है? अपने सबसे सामने वाले नोबल गैस का जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पकड़ता है। ओके, तो ये होती है तरीका स्टेबिलिटी का। आपसे पूछा गया कि स्टेबिलिटी का तरीका क्या है, तो हर नोबल गैस मतलब सॉरी हर एलिमेंट अपने सबसे सामने वाले नोबल गैस का जैसा बनेगा। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सोडियम स्टेबल होने के जैसा होने के लिए किसका जैसा बनने की कोशिश करेगा? नियॉन। सोडियम का 11 होता है और नियॉन का 10 होता है। तो सोडियम नियॉन के जैसा बनने के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। कैल्शियम आपसे पूछा गया कि किसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन पकड़ेगा? आर्गन। तो आर्गन की 18 होती है तो हो सकता है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो किसके जैसा बनने की कोशिश करेगा? नियॉन। तो इस चक्कर में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, -1 इलेक्ट्रॉन, इसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ओके, तो सबसे सामने वाले का जैसा वो स्टेबल हो जाए। बट तो ये तो तरीका है स्टेबिलिटी का। तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं लास्ट क्लास में जो बच्चे थे उनके साथ डिस्कस हुई और एक क्विक रिवीजन भी होगी चीजों की। तो अब चीजों को ले चलते हैं हम आगे। अब मानिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हवा में लूज तो नहीं कर देगा। यदि लूज किया तो जरूर किसी को दिया होगा, दान दिया होगा। ये सिमिलरली ये ऑक्सीजन जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपने आप चाहने से थोड़ी कुछ हो जाता है, कहीं से आएगा तब ना होगा। इसे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिला होगा।
तो ऑब्वियसली क्या होता है, जो केमिकल बॉन्ड्स नॉर्मली बनते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर के या जो भी नेचर के हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, तो उसमें क्या होता है, यदि एक की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक वो दे देता है, तो जिसको रिक्वायरमेंट है वो ले लेता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ओके, नॉर्मली जो बॉन्ड बॉन्ड बार बार बात हो रहा है, तो एक केमिकल बॉन्ड, यदि केमिस्ट्री की बात हो रही है तो बॉन्ड केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड एक्चुअली होती क्या है? केमिकल बॉन्ड तो केमिकल बॉन्ड को यदि हम क्लासिफाई नहीं सॉरी डिफाइन करें, इट इज द force of attraction that keeps the atoms in a molecule stable. केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली बनती क्यों है? केमिकल बॉन्ड जो बेसिकली बनता है स्टेबिलिटी के लिए। ओके, एक केमिकल बॉन्ड बना क्यों? स्टेबिलिटी के लिए। और केमिकल बॉन्ड बनने के बाद एटम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं और कंबाइन करने के बाद बनते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, तो बेसिकली आप मुझे एक बात बताओ कि कहीं पे मतलब स्टेबिलिटी है, तो इसका मतलब आप ही का परिवार है, मानो आपके परिवार में काफी प्यार है एक दूसरे से, तो एक दूसरे से जहां पे प्यार है मतलब एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति रिपल्सन रहेगा तो साथ में तो लोग रह नहीं सकते, तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है तब लोग साथ में रहते हैं। वैसे ही एटम्स, एक एटम से तो बॉन्ड नहीं बनेगा, एटम्स क्या करता है, आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स को डेवलप करता है। दो एटम्स, तीन एटम, चार एटम, जितने भी एटम्स है सबके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और अट्रैक्टिव फोर्स सामने लाता है, और चीजें जब सामने आ जाती है तो एक बॉन्ड बन जाता है। ओके, अट्रैक्टिव फोर्स को ही बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कुछ केमिकल बॉन्ड का मतलब है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल मीनिंग, केमिकल बॉन्ड मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कहां रहता है, एटम्स के बीच में रहता है, और वो क्या करता है, एटम्स को साथ में रखता है और एटम्स को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो केमिकल बॉन्ड क्यों होती है? स्टेबिलिटी के लिए होती है। इसमें होते हैं, एटम्स के बीच में होते हैं, और ऑब्वियसली केमिकल बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहानी खत्म है, इसको बार-बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं, वेरी सिंपल। ओके, तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली हमें जो पढ़ना है अपने चैप्टर में, इट्स ऑफ 3 टाइप। ओके, हमें अपने सिलेबस में 3 टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़नी है। तो पहला टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बेटा जो हम लोग देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। देखो बेटा, बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड में होता क्या है, इट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड by complete transfer of electron आयनिक बॉन्ड जो बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिया जाता है, पूरी तरह से। मानो एक एक्स है और एक वाई है, तो ये क्या करेगा पूरी तरह से, मतलब एक या दो जितना भी दे सकता है, एक दो या तीन, उससे ज्यादा तो नहीं होता है। मतलब ये क्या करेगा, यदि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये लूज कर सकता है, और जब ये लूज करेगा तो उसमें उतना यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ओके, जब ये लूज करेगा, मानो अब n 3 से ज्यादा नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है, n लेस देन 3 ही मान के रखना। ओके, x में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पूरी तरह लूज कर देगा, पूरी तरह से दूसरे को दे देगा, जब पूरी तरह से दूसरे को दे देगा तो उसी में उतनी ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन चल जाए, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन निकला 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन गया 3 नेगेटिव,
तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में बेसिकली होता क्या है कि एक पूरी तरह लूज कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन को और दूसरा पूरी तरह ले लेगा उन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निकलती है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इन डेप्थ में हमें पढ़ना है, ठीक है। द नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसी बॉन्ड है जहां पे दो एटम्स हैं और दोनों की इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, दोनों को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो उस कहानी में होगा तो क्या होगा, अब मान लो हाइड्रोजन, आप सभी को मालूम है 1h1 होता है, और हाइड्रोजन को किसके जैसा बनना है स्टेबल होने के लिए? हीलियम। हीलियम। उसके लिए इसे क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। यस। और यदि मैं बात करूं क्लोरीन को, तो क्लोरीन किसके जैसा बनेगा? आर्गन। आर्गन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मानो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाया तो दोनों को तो चाहिए, आएगा कहां से? तो ये दोनों एक तरीका अपनाता है शेयरिंग करने का, ओके, शेयर करता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसी बॉन्ड होती है दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअली, तो ज्यादा बेटर होगा कि बोला जाए म्यूचुअल शेयर। हेलो, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ बोल रहे हो कोई क्या? नो, एक ऐसी बॉन्ड जो बनती है ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि यदि ये एक शेयर करेगा तो ये भी एक शेयर करेगा, ओके। जैसे आप लोग सिंपल जानते हो कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बैलेंस में होती है 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 6 तो अपने पास रखता है और 7वां को यहाँ पे शेयर कर देगा, तो ये भी शेयर कर दिया, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन तो बीच में आ गए, तो 6 और 2 8 हो गया, और इसका भी 2 पूरा हो गया। ड्यूप्लेट इसका भी पूरा, ऑक्टेट इसका भी पूरा, ओके। दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में लाकर रख दिया तो वो दोनों का शेयर कर दिया, इसका भी हो गया और उसका भी। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो ये तो कहानी हो गई कोवेलेंट बॉन्ड की। अब नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या होती है? ये बड़ा ही स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। यहाँ पे होता क्या है, समझो दो पार्टिसिपेंट, ठीक है ना, ए और बी। अब इसके पास इतना मतलब मानो कि बी के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के, बी इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, ओके। पर बॉन्ड बनना है, बॉन्ड बनेगा कैसे बनेगा भाई? तो ए क्या करता है, मानो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ए ही शेयर करेगा। तो एक ऐसी बॉन्ड जहां पे शेयरिंग सिर्फ एक ही के द्वारा होता है और दूसरा कुछ शेयर नहीं है, ठीक है ना। तो एक ऐसा बॉन्ड जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक ही यूनिट शेयर करता है, दूसरा यूनिट कुछ नहीं करता, उस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। और इसका मतलब नहीं होता है जब शेयर होता है तो मींस शेयरिंग का मतलब तो आप समझ रहे हो कि दोनों का, पर सिर्फ एक ही ने दिया, दोनों ने नहीं दिया। यहाँ पे क्या हुआ, H और Cl शेयरिंग किया, तो इंसानियत वाला शेयरिंग है, इसने एक दिया, इसने भी एक दिया। पर यहाँ पे जो शेयरिंग है थोड़ा बेईमानी वाला शेयरिंग है। ये क्या करता है, सिर्फ यही देगा, ये कुछ नहीं देगा, ओके। तो कहानी यहाँ पे ये हो जाती है कि ये 2 का मजा ये भी लेगा और ये 2 का मजा इसको भी लेना है, ठीक है ना। गॉट इट? तो कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द यूनिट। तो कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड का मतलब होता है अ बॉन्ड इन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स, ओके। यू विल सी द डेफिनेशन आल्सो, अभी रहने देता हूं उसको, लेटर हम लोगों को इंडिविजुअली इन को पढ़ना है। तो इसमें कोई भी डाउट यदि आपको है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं फर्दर बढ़ता हूं। एनीबॉडी, एनी डाउट? बोलो द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलिए बेटा जोर से, थोड़ा सा मोबाइल को सामने लाके। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड
पढ़ाऊंगा इन डेप्थ बेटा, इन डेप्थ पढ़ाना है। अब समझो ना क्या है, उतना दिमाग लगाना कुछ है। मानो एक ऐसा कंडीशन आ गया, ये बी बोल रहा है कि हम नहीं कुछ दे, कुछ नहीं देंगे, हम शेयरिंग में कुछ नहीं देंगे। तो ये बोलता है ठीक है तुम कुछ मत दो, पर तुमको मानो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मैं ही देता हूँ। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में लेके चल जाता है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये बोलता है मेरा भी है और ये बोलता है मेरा भी, ठीक है ना, शेयरिंग होने के बाद। बट कंट्रीब्यूट किसके द्वारा किया गया, सिर्फ एक के द्वारा। समझ गए ना बात को? और वैसे इंडेक्स में पढ़ना है, ओके, तो वहां पे क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो जाएगा जिसका नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। इस बॉन्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से देखिए। रिक्वायरमेंट है डोनर एलिमेंट, a donor element which will lose electron। रिक्वायरमेंट इसकी सबसे पहले एक डोनर एलिमेंट होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ओके। और वो कौन कौन रहेंगे, जिनके वैलेंस, वैलेंस मतलब होता है कि लास्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन, जिसका वैलेंस होगा 1 2 या 3। जो भी एटम्स का वैलेंस, वैलेंस बोलने के मतलब लास्ट घर में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको हम बोलेंगे डोनर, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना। और दूसरा होता है जब लूज करेगा तो कोई एक्सेप्टर भी चाहिए, सेकंड विल बी एक्सेप्टर। an acceptor element which will gain electron। एक एक्सेप्टर एलिमेंट भी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और नॉर्मली एक्सेप्टर जो रहती है उनकी वैलेंस से होती है 5। बोलने का मतलब उसके लास्ट घर में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब आगे कहानी कैसे बढ़ेगा, रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, ये दो रिक्वायरमेंट है एकदम दिमाग में रखना है, एक को लूज करना है, दूसरा को गेन करना है। कौन लूज करेगा, इससे लास्ट घर में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और कौन गेन करेगा, जिसका घर में 5 6 7 रहेगा लास्ट, ओके। अब गेन और लूज करने के बाद एक कंडीशन आएगी जब आयन बनेगा। मानो कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो X प्लस बन जाएगा, कोई 2 लूज किया तो Y2 प्लस, कोई 3 लूज कर दिया तो 3 प्लस। उसी प्रकार यहाँ पे A माइनस, मानो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 3 माइनस। तो ये ऐसा यूनिट बनता है जिसमें चार्ज रहती है, ओके। कोई लूज करता है कोई गेन करता है, तो उस कंडीशन में यूनिट्स तैयार होते हैं जिसमें चार्ज होते हैं, उन चार्ज यूनिट्स को आयन। तो क्या बनेगा, एक आयन बनेगा आफ्टर लॉस या गेन ऑफ। और चार्ज या बेटर बोलो तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एक ऐसा चीज जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो उसे हम बोलेंगे आयन, ओके।
तो और आयन बेसिकली होंगे दो प्रकार के, एक होगी कैटायन और दूसरी होगी एनायन। तो बेसिकली बेटे कैटायन क्या होगा? कैटायन विल बी an ion that is positively charged ओके। कैटायन किसको बोलेंगे? जो आयन पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो आयन में पॉजिटिव चार्ज होगी उसको हम लोग कैटायन बोलेंगे। जिसका वैलेंसी 1, वैलेंसी 2 और वैलेंसी 3 होगा वो कैटायन होगी। ओके, एनायन क्या होगा? an ion that is negatively charged। एक आयन जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग बोलेंगे एनायन। क्या बोलेंगे? एनायन। गॉट इट? यदि एग्जांपल जानना चाहते हो कैटायन में तो सोडियम प्लस ये कैटायन, मैग्नीशियम 2 प्लस, अल्युमिनियम 3 प्लस, ये सारे कैटायंस है। एनायन की बात की जाए तो Cl माइनस, O2 माइनस, E3 माइनस। इस आयन का नाम क्या है जल्दी बताओ कोई? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आयन है वो, फोस्फाइड आयन। Phosphate. Phosphate. फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड है। फॉस्फेट आयन होती है PO4 3 माइनस, फोस्फाइड होती है ये, और फोस्फाइड होती है ये। दिस इज फोस्फाइड, IDE। ओके, अंडरस्टूड? तो हो गई कैटायन एनायन। अब देखेंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किनको बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एन एटम that loses electron are known as electropositive ions, are known as electropositive ions। जो आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसे हम लोग जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसे हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। We call them as electropositive elements। कि जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। और an atom that gains electron, एक एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, an atom that gains electron are known as electro नेगेटिव एलिमेंट। एक एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो दिस इज द पार्ट जो रिक्वायरमेंट है। बेसिक होता क्या है, बॉन्ड बनने से पहले वो सारे आपके सामने हैं। अब बॉन्ड बनेगा, ध्यान से देखो, पॉजिटिव आयन बन गया, नेगेटिव आयन बन गया, अब बॉन्ड बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन नहीं होती। ओके, चलो देखेंगे। एंड नेगेटिवली चार्ज आयन,
देखो कहानी यहाँ पे, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन रहेगी, एक नेगेटिवली चार्ज आयन रहेगी। तो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक नेगेटिवली चार्ज आयन के बीच में क्या होता है, क्या डेवलप होगा? अट्रैक्शन। यस, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होगी, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो बॉन्ड होती है, एंड अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आपको बॉन्ड बन गया, एक पॉजिटिव आयन थी, एक नेगेटिव आयन थी, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्शन बनाया, एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया तो केमिकल बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गई। ओके, और जो बॉन्ड बनी इट्स नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को बेसिकली हम डिफाइन करें तो a bond formed by the complete transfer of electron from one atom to another, by the complete transfer of electron from one atom to another। ओके, इसको दूसरी भाषा में हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इट आल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। इसे हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बनती है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होती है? एक बॉन्ड जो बनती है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ओके, तो बेसिक फंडा तो आप जानते ही हो, पर इन डेप्थ आप देखो एकदम फ्रेश में समझ लो स्टेप बाय स्टेप। और एक टर्म आपके सामने आएगी, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, the number of electron lost or gained in an ionic bond by an atom is known as its इलेक्ट्रोवैलेंसी। सुनो कहानी, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या है? जैसे मानो एक बॉन्ड बना CaF2, ठीक है ना, CaF2 एक बॉन्ड बना, तो यहाँ पे कैल्शियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, और हर एक फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। ओके, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय लॉस्ट और गेन, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या गेन होगा एक आयनिक बॉन्ड में एक एटम के द्वारा, इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहाँ पे कैल्शियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया +2 और फ्लोरीन का हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी -1। ओके, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है बेसिकली आप समझ लो। ओके, और नेक्स्ट वी विल सी द रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। पहले इसको देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लेना, जल्दी पूछ लो, कोई डाउट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट,
देखो हम लोगों ने बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एटम्स तो देख ही लिया कि एक एटम्स होना चाहिए जो लूज करेगा और एक गेन करेगा, पर और कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एटम्स क्या होती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए, वो देखते हैं ना। चलो सिंपल से कहानी में तो ये तो सबको मालूम है, बच्चे 7th क्लास में जानते होंगे कि हाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो बेसिक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा लेवल के ऊपर करके हम देखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं एटम्स के, एटम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो देखते हैं। पहला लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डोनर एटम। जो डोनर एटम रहेगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। मानो एक ये है ये, अब बॉन्ड बनना है तो इलेक्ट्रॉन को निकलना है भैया, अब इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। तो जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा या सॉरी जब कॉम्बिनेशन होगी तो मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन होनी चाहिए। कहां से आएगा बहुत ज्यादा एनर्जी? मुझे एक बात बताओ, यदि इसको हम डोनर पकड़ के चलते हैं और इसको डोनर पकड़ के चलते हैं तो किसमें डोनर का गुण अच्छा होगा? इसमें कि इसमें, सेकंड में कि फर्स्ट में? सेकंड में डोनर का गुण अच्छा होगा, इलेक्ट्रॉन आराम से इससे निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ी है तो न्यूक्लियर पूल जो है वो कम है कि नहीं? न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कम ताकत से ग्रैब करके रखा है, कम ताकत से ग्रैब करके रखा है तो बड़ा से इसको निकालना है और इलेक्ट्रॉन को निकलना है। और यदि छोटी से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो कहानी सेट नहीं होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज इट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जिसमें कम है वो बॉन्ड अच्छा से बनाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगी। तो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डोनर एटम, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए। ओके, तो बोलने का मतलब क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं लिथियम अच्छा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा कि सीजियम ज्यादा अच्छा बनाएगा? कौन? सीजियम। सीजियम ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि सीजियम की साइज काफी बड़ी होती है कंपेयर, क्योंकि ये डाउन द ग्रुप है और डाउन द ग्रुप जाने से साइज बड़ी हो जाती है। साइज बड़ी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल सकते हैं। लिथियम की साइज उतनी बड़ी नहीं होती, छोटी है। ओके, तो पहला रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डोनर एटम। दूसरा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंट बॉन्ड, ये लिखना, वो वाला मत लिखना कि 1 2 3 4 5 6, बहुत सिंपल है वो नहीं एग्जाम में पूछना चाहता आपसे। दे आर ट्राइंग टू आस्क यू दिस। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। मुझे एक बात बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान? सेकंड में। सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है तो एनर्जी भी जो रिलीज होगी वो ज्यादा होगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना हाई होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन खींचना है, जितना जल्दी से खींच लिया अपने अंदर तो उतना जल्दी बॉन्ड बन गया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एक्सेप्टर एटम की होती है वो काफी हाई होती है।
large electronegativity difference. En is electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी लार्ज होनी चाहिए, काफी बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। ओके, ये होगा तभी कहानी सेट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप सब जान रहे हो ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा अपने तरफ खींच सकता है। और मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हाई होना चाहिए। मानो एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ, एक का मान लो आप 0.7 और एक का मान लो 4 है, तो यदि मानो ये इलेक्ट्रॉन अपना लीव करता भी है यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन अपना लीव करता भी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना हाई है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने तरफ। ओके, खींचेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी हाई। वैसे ही जो मैं एग्जांपल दिया हूँ आपके सामने, ये सीजियम है और ये फ्लोरीन। तो सीजियम फ्लोराइड जो है ना वो बहुत अच्छा आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम और साइज भी सबसे बड़ा, तो निकलेगा भी इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखना नहीं है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे निकला और ये फटाक से खींच लेगा अपनी तरफ। फ्लोराइड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरा पीरियडिक टेबल में कोई नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन को सबसे बहुत भयंकर तरह से छीन सकता है अपने आप, छीन के अपने तरफ रखेगा, तो बहुत अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन को हिलने ही डुलने नहीं देगा जैसे ही इससे निकलेगा। समझिए बात को। तो लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ये एग्जांपल रख सकते हो। सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड, सबसे ज्यादा आयनिक गुण होती है सीजियम फ्लोराइड की। ओके, अंडरस्टूड। तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट आपको ध्यान देनी चाहिए। इलेक्ट्रोवैल सॉरी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए डोनर का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहना चाहिए एक्सेप्टर का, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम रहनी चाहिए दो यूनिट्स के बीच जो बॉन्ड बना रहा है। ओके, क्लियर है? देख लीजिए इसको एक बार। कोई भी डाउट है क्या? No, sir. Why are ionic compounds stable? अच्छी क्वेश्चन है कि आयनिक कंपाउंड क्यों स्टेबल। तो पहली बात तो यही जान लो कि आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक बॉन्ड बना, तो इसका मतलब क्या है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो बॉन्ड बना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। पर ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो कैसे बना होगा ये मॉलिक्यूल? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया आपका, तो मैग्नीशियम बन गया होगा 2 पॉजिटिव, जो 2 लूज ही करना है ना, और एक एक क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ओके, बट यही हुआ होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने लिया, तो बना एक Mg और 2 Cl। अब देखो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। यदि इन दोनों का बात करूं तो भी अट्रैक्टिव फोर्स, अब इन दोनों का बात करूं तो Repulsive. फोर्स होगा नेगेटिव नेगेटिव। तो बोलने का कहानी सिंपल मीनिंग यही है कि एक आयनिक कंपाउंड में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहे,
उसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकते हैं। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी मौजूद है। पर कहानी यहाँ पे सेट कैसे हो रहा है? ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई आर आयनिक कंपाउंड स्टेबल? द ओवरऑल नेट, ओवरऑल मतलब नेट, द ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is much greater than सब मिला के जितना रिपल्सिव फोर्स होती है एक मॉलिक्यूल में, ओके, वो काफी कम होता है कंपेयर टू सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ मॉलिक्यूल। अब मानो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है एक मॉलिक्यूल में और रिपल्सिव फोर्सेस कम है। मानो क्या, अट्रैक्टिव फोर्सेस मानो 5-5 है, एक पल के लिए मानता हूं 5-5 है, और मानो ये रिपल्सिव फोर्स मानो 7 है, फिर भी ओवरऑल तो 3 अट्रैक्टिव बच ही रहा है। मैं यूनिट नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूं, जैसे 5-5-10 अट्रैक्टिव हो गया, 7 रिपल्सिव हो गया, फिर भी नेट 3 क्या है, 10 7 रखने की कोशिश कर रहा है, 7 दूर रखने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी ओवरऑल 3 तो 7 रख रहा है। तो इसलिए ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है एक मॉलिक्यूल में मच ग्रेटर होती है ओवरऑल रिपल्सिव फोर्स से, इसलिए एक आयनिक कंपाउंड स्टेबल होता है। तो एग्जांपल आप बहुत सारे देख सकते हो, यदि NaCl, तो इसमें तो रिपल्सिव का कहानी नहीं है, Na+ और Cl- अट्रैक्टिव है। AlCl3, हाँ इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होंगे, पर ओवरऑल अट्रैक्टिव ज्यादा होगा। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, अट्रैक्शन होंगे रिपल्सन होंगे, पर अट्रैक्टिव विल बी मोर कॉम्पैक्ट टू रिपल्सिव। ओके, तो ये कहानी आपको समझ आ गई होगी कि आयनिक कंपाउंड क्यों स्टेबल। We are going to see formation of some important, कुछ important ionic compound के formation को हम देखने वाले हैं। ओके, सब important ionic compounds का formation हम देखेंगे। What is first one is sodium chloride। ठीक है, Na का 11 होता है, सबको मालूम है, इसे बनना है नियॉन के जैसा 10, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, इसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Na- इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, और कंबाइन किससे करना है, क्लोरीन एटम से कंबाइन करना है। तो क्लोरीन 17 है, उसको बनना किसके जैसा है, आर्गन 18 के जैसा बनना है। तो प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस Cl माइनस। ओके, तो Na+Cl- बन जाएगा, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों खींचेगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। ओके, वो तो बाद में देखेंगे, 2 टाइप की डायग्राम हम लोगों को देखनी है, इसकी ऑर्बिटल डायग्राम एंड लुईस डायग्राम। और सबसे पहले कहानी पे हम आते हैं कि ये होने के बाद क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोडियम जो एटम है और सोडियम जो आयन है,
सोडियम एटम और सोडियम आयन की प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा कंपेयर करता हूं। बेटा दोनों में डिफरेंस क्या आया है? सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? 11 प्रोटॉन और यदि आप न्यूट्रॉन की बात करो तो 12 न्यूट्रॉन है। ओके, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 12 न्यूट्रॉन। सबको मालूम 23 होती है सोडियम की एटॉमिक मास, तो 12 आएगा न्यूट्रॉन। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 12 न्यूट्रॉन। यदि सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन, इतना छोटा सा इलेक्ट्रॉन जिसका मास है 9.1 into 10 to the power -31 kg। इतना छोटा मास है 9.1 into 10 to the power -31 kg। मतलब 31 को जीरो लगेगा आगे में, 0.0000 मतलब 31 को जीरो लगा 9 आएगा। ओके, मतलब 37 को लगेगा फिर वो आ जाएगा, सॉरी 30 को लगेगा फिर वो आ जाएगा। अब देखिएगा क्या देखना है, हाँ दोनों के गुण में क्या डिफरेंस आया, सोडियम एटम और सोडियम आयन। सोडियम एटम जो है बेटा पॉइजनस होता है। यदि सोडियम एटम आप अपनी जीभ पे रख लोगे तो आप दुनिया से चले जाओगे। सोडियम एटम इज पॉइजनस और वही एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है, इट्स नॉन पॉइजनस। सोडियम एटम जो होती है हाईली रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव। ओके, सोडियम एटम की ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट समझ रहे हो, लास्ट वाला घर में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो मेजर यही चीज ध्यान देने का है इसमें कि सोडियम जो पॉइजनस रहती है, नॉन पॉइजनस है, इनकम्प्लीट और ऑक्टेट कंप्लीट होती है। तो ये तीन मेजर पॉइंट आपको देखना है दिमाग में। कितना प्रॉपर्टी बदल गया, एक इलेक्ट्रॉन जो निकला, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन निकला, ये दुनियादारी में करता है। ओके, वहीं क्लोरीन का बात कर ले हम लोग। क्लोरीन एटम और क्लोरीन आयन का बात कर ले। क्लोरीन एक्चुअली एग्जिस्ट करती है गैसियस फॉर्म में, तो हम गैसियस ही फॉर्म में बात करते हैं। इट्स कलर्ड, ये गैस येलोइश गैस, कलर्ड गैस Cl2 के फॉर्म में। इट्स अ कलर्ड गैस, येलोइश। पॉइजनस क्लोरीन गैस आप ज्यादा सूंघ लोगे, मतलब क्लोरीन Cl एटम तो इंडिपेंडेंट ही रहता है, Cl2 रहता है, तो पॉइजनस है, ज्यादा सूंघ लोगे तो चल जाओ। दिस इज नॉन पॉइजनस। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी इनकम्प्लीट, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्लोरीन एटम का, है ना, 17 होती है ना, 2 8 7, हाँ ऑक्टेट कंप्लीट। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्लोराइड आयन बना Cl माइनस, 2 8 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है बेटा, और यदि बात करोगे तो मतलब रिएक्टिव नहीं है, ज्यादा रिएक्टिव के सेंस में बात करो तो रिएक्टिव नहीं है, और दिस इज स्टेबल। ओके, दिस इज स्टेबल। तो रिएक्टिविटी अभी छोड़ते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं क्लोरीन के रिएक्टिविटी। Cl2 में बात करोगे तो दैट इज अनदर। Cl एटम यदि देख लो तो एग्जिस्टेंस जो होता है ये इंडिपेंडेंटली कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा, पर Cl माइनस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, तो मेजरली आपको ये दो दिमाग में रखो, और एक रखना चाहते हो तो डज नॉट एग्जिस्ट independently,
मतलब एक Cl एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता कभी, और ये वाला जो है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, तो ये तो बेसिकली डेफिनेशन आ गया आपके सामने में, और कहानी आ गई कि ये इनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई आयल बनने के बाद। ओके, ये तो हम लोगों ने देख लिया, पर आप देखते हैं कि होता क्या है दोनों के बीच। होता क्या है, सोडियम का एक एटम है। ओके, यदि इस तरह को ऑर्बिटल डायग्राम बेसिकली हमें देखना है, ऑर्बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। यदि NaCl का फॉर्मेशन हम लोग ऑर्बिट की तरह रिप्रेजेंट करें, मतलब डिफरेंट सेल्स को शो करते हुए, तो सोडियम आप सभी को मालूम है 11 है, तो न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, दूसरा घर में 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, और तीसरा घर में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि क्लोरीन की बात की जाए तो पहला घर में 2, आठ, और तीसरा घर में 7। है ना, इसी तरह से 2 8 1, और इसका 2 8 7। अब इसके पास तो 7 है, क्लोरीन के पास 17 है, तो 2 8 7। सोडियम को एक नहीं चाहिए, इसको एक चाहिए, तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इसकी तरफ भेज देगा। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आएगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर इसके, तो जैसे ही एक पे आ जाती है इसके न्यूक्लियस में, मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर करता है, उस पॉइंट पे होता क्या है, बेसिकली सोडियम का एटम है, अब उस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया। ठीक है, और Cl माइनस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन घुस गया। एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरे भाषा में हम लोग इसको कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, इट इज आल्सो नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अंडरस्टूड? तो Na प्लस और Cl माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो दोनों आया साथ में, और NaCl माइनस। ओके, इस तरह NaCl की फॉर्मेशन। बेटा जो मैंने दिखाया आप लोग को, इट्स एन ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, और ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे भी ऑर्बिट बनाना पड़ेगा। यदि स्कूल एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया, तो यदि ये वाला आपने ऐसे दिखाया, तो अंदर में भी आपको ऑर्बिट के साथ प्लस दिखाना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली, बट आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों साथ में बन गया NaCl और NaCl का एक्सिस्टेंस। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी विद लुईस डायग्राम। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे हम लोग देख ले सकते हैं। सो यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो।